जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो प्रीलिम्स में है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इस टॉपिक पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, पूरे विश्व में पहले स्थान पर चाइना है, लगभग 30 लाख मेगावाट आवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को कहाँ से निकाला जाता है विद्यार्थियों, इस पर हम ध्यान देंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की यूनिट होती है मेगावाट आवर, मतलब एक घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये अधिकतम कैपेसिटी है किसी भी प्लांट की। तो अधिकतम कैपेसिटी अगर किसी प्लांट की 1000 मेगावाट आवर है, इसका मतलब अगर वो पूरी क्षमता से काम करेगा तो एक घंटे में 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। हम जानते हैं दुनिया में जितने भी प्लांट होते हैं, कोई भी अपनी अधिकतम क्षमता के साथ साल भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता। इसीलिए उत्पादन में 24 घंटे का गुणा करके अगर आप उत्पादन निकालोगे तो ये संभव ही नहीं है कि इस तरह से आप निकाल पाओ। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,42,000 मेगावाट आवर है। 4,82,000 मेगावाट आवर है। इसका मतलब हिंदुस्तान के सभी प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये स्थापित क्षमता है। यानी पूरी क्षमता से काम करेंगे तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक घंटे में बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम 24 से गुणा करें तो एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी आ जाएगा, और 365 से गुणा कर दें तो एक साल में कितनी बनेगी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम एक साल में इसको देखते हैं, पूरे 24 घंटे 365 दिन तक लगातार सभी यूनिट अपनी फुल ऊर्जा के साथ काम करें तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो लगभग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी 38 लाख गीगावाट। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। इस तरह से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक साल में जनरेट कितनी होती है इस समय? 17.5 लाख। 17.5 लाख इतने गीगावाट, 17.5 लाख गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एक साल में। इसका मतलब जितनी होनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं हो रही है। तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो औसत है वो 11 घंटे का है। यानी अगर हमारे सारी यूनिट 11 घंटे तक लगातार काम करें तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इतने गीगावाट आवर। ध्यान रखिएगा, इकाई ये होगी। जनरेशन की इकाई होती है गीगावाट आवर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की इकाई होती है मेगावाट आवर। तो इस तरह से हिंदुस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस समय होती है 4,82,000 मेगावाट आवर के हिसाब से हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका एवरेज 11 घंटे आता है। विश्व में जितने भी विकसित देश हैं उनका यही एवरेज 11 घंटे से लेकर 14 घंटे तक आता है। प्रश्न उठता है कि 24 घंटे क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते हम? क्योंकि कोई भी यूनिट 24 घंटे लगातार काम, 24 घंटे 365 दिन काम नहीं कर सकती। चाहे कोल एनर्जी की बात हो, कोयला बरसात में गीला हो जाता है, फुल एनर्जी से काम नहीं कर सकता। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, गर्मियों में पूरा पानी नहीं मिलता बांधों में, इसलिए पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकती। हर एक ऊर्जा स्रोत की कुछ ना कुछ एक सीमा है, उस सीमा से बढ़कर वो नहीं दे सकता। इसीलिए कोई भी यूनिट पूरी स्थापित क्षमता के साथ काम नहीं कर सकती 24 घंटे 365 दिन। तो भारत की कुल स्थापित क्षमता 4,42,000 मेगावाट पर आवर। ये जो मैं आपको जितने भी आज मैं इलेक्ट्रिसिटी पर आपको आंकड़े दे रहा हूँ, ये 31 मार्च 2024 के हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन चाइना करता है 30 लाख मेगावाट के साथ। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 30 लाख मेगावाट। दूसरे नंबर पर अमेरिका है लगभग 12 लाख मेगावाट, और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान आता है। तो इसलिए हिंदुस्तान का गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में भारत सबसे पहले, कुल विद्युत स्थापित क्षमता के मामले में भारत चतुर्थ स्थान पर है। ये कहना गलत है, भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ गलत है, भारत तीसरे स्थान पर, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बात आती है कि जितना ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें 2 प्रकार का होता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक।
पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? वो होता है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल में 3 प्रकार के फ्यूल होते हैं। एक होता है नंबर 1 कोयला, नंबर 2 प्राकृतिक गैस और नंबर 3 डीजल। इन्हीं का प्रयोग होता है ये फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। इसी को हम पारंपरिक ऊर्जा अथवा गैर नवीकरणीय ऊर्जा यानी इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। 4,42,000 में से फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न होने वाली एनर्जी है 55%। मतलब जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका फॉसिल फ्यूल से यानी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 55%। इस 55% में से 49% अकेले कोयले का योगदान है। 55% में 49% कोयले का योगदान है। यहाँ याद रखेंगे 55% का 49% नहीं बोल रहा हूँ मैं, 55 में से 49 कोयले से आता है, शेष किससे आता है? प्राकृतिक गैस और डीजल से। डीजल से बहुत कम होती है, प्राकृतिक गैस से थोड़ी मात्रा में होती है। लगभग 6% हम प्राकृतिक गैस से कह सकते हैं, 6% के आसपास 4-5% प्राकृतिक गैस से और 1-8% डीजल से। इस तरह से 55% ये ऐसी ऊर्जा है जो नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत की। अब आप सोच सकते हैं कि 4,42,000 का 55% कर दो, ये आता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से यानी नॉन रिन्यूएबल से। अब बचा रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को अगर हम देखें तो रिन्यूएबल को में कौन कौन सी ऊर्जा आती है विद्यार्थियों? रिन्यूएबल में आती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, 3 हो गई। चौथा इसके बाद आती है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 5वां आता है जियोथर्मल और लास्ट में है एक टाइडल एनर्जी। ये इतने प्रकार की। इसके अलावा एक और है वेस्ट टू एनर्जी, एक ये भी है। ये सभी ऊर्जा के रिन्यूएबल स्रोत हैं। यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि बड़े जो बांध परियोजनाएं हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल नहीं किया जाता, यानी लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है, रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ वही प्लांट आते हैं जिनमें 2 शर्तें हैं उनके साथ। पहली शर्त, उनमें जिस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए जो नष्ट होने वाला ना हो तो रिन्यूएबल है, रिन्यू किया जा सकता है। तो हम कहेंगे साहब पानी में तो कुछ नष्ट होता नहीं है, तो पानी को रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि उसमें एक शर्त ये भी है कि उससे पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन लार्ज पावर प्रोजेक्ट में पर्यावरण को हानि होती है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल नष्ट हो जाते हैं, वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है, लोगों को रिहैब करना पड़ता है, बहुत सारी जैव विविधता प्रभावित होती है। बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े बांध बनते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उसे रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं करते। यही कारण है वो नॉन फॉसिल में तो काउंट होती है, लेकिन रिन्यूएबल में काउंट नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी के 4 प्रकार होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और तीसरा है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिससे भारतवर्ष में वर्तमान में लगभग 47,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और स्मॉल हाइड्रो पावर की कैपेसिटी केवल 5,000 मेगावाट की है। 5,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्मॉल हाइड्रो पावर की, और स्मॉल हाइड्रो पावर को रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट किया जाता है। स्मॉल हाइड्रो पावर और लार्ज हाइड्रो पावर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस है 25 मेगावाट का। ये इनकी लिमिट है। अगर 25 मेगावाट या इससे कम, याद रखेंगे 25 मेगावाट या इससे कम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 25 मेगावाट लेस देन और इक्वल अगर है, इतनी क्षमता वाले हैं तो वो स्मॉल हाइड्रो पावर कहलाएंगे, और इससे ज़्यादा हैं तो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहलाते हैं। 25 मेगावाट से ज़्यादा वाला हमेशा लार्ज होगा, ये ध्यान रखेंगे, और 25 मेगावाट से ज़्यादा वाला होगा तो उसके लिए बांध परियोजनाओं पर निर्भर होगा, यानी बांध बनाना ही पड़ेगा, और छोटा होगा तो वाटरफॉल से काम चल जाएगा। और इसीलिए स्मॉल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं जहाँ वाटरफॉल होते हैं। वाटरफॉल से नेचुरल वाटरफॉल हैं, उनसे गिरते हुए पानी को टरबाइन पर चलाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जबकि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बांध का पानी रोककर
और उसके बाद ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से छोड़ा जाता है, इसीलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं किया जाता। तो भारत में जितनी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें अगर हम काउंट करें इन सब को, तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। इस रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान कितना, तो आप याद रखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जितनी इलेक्ट्रिसिटी है कितनी है, 55% है। ये किसके अंतर्गत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। अब कितना बचा, अब बचा 45। तो 45 में से रिन्यूअल में कितना पार्ट आएगा, रिन्यूअल के अंतर्गत अब हमने जैसे अभी हमने कहा कि दो भागों में बांट दें, फॉसिल और नॉन फॉसिल। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल है इसी को फॉसिल एनर्जी भी कहते हैं। अब बची नॉन फॉसिल, अब बची नॉन फॉसिल। तो नॉन फॉसिल में शेष 45% ये नॉन फॉसिल के अंतर्गत आता है। 45% में से इस 45% में लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो शेष जो बचेगी 33%, ये इस समय रिन्यूएबल एनर्जी है भारत में। टोटल 4,42,000 का 33% ये है इस समय कैसा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल एनर्जी है। तो हमने टोटल एनर्जी देख ली। अब इसमें 47,000 मेगावाट लार्ज हाइड्रो पावर से आ रहा है। इसके अलावा एक प्रकार और है ऊर्जा प्राप्ति का, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों से भारत में लगभग 8200 यानी 8,200 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी पर आवर जनरेट होती है इस समय न्यूक्लियर पावर से। तो इसका योगदान कितना है, 2%। तो टोटल मिला के कितना हो गया, इस 45 में से 33 तो निकल गया, किसमें विद्यार्थियों, 33% हो गया रिन्यूअल का। तो 33 हटाने के बाद कितना बचा, 12। अब 12 में से लगभग 2 और हटा दो आप। अगर आप 2 और हटाते हो 12 में से तो बचता है 10। तो अभी मोटा माटी 11% के आसपास है लार्ज हाइड्रो पावर। एक अप्रोक्स है, थोड़ा मोड़ा पॉइंट में आगे पीछे हो जाता है। तो टोटल 8200 ये है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 8200 है, यानी कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता का 2% इस समय ये न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों एनर्जी को 4 भागों में बांटा जाता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लार्ज हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर। इस तरह से 4 पार्ट होते हैं एनर्जी के। तो याद रखेंगे लार्ज हाइड्रो पावर को रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं किया जाता। जब भी रिन्यूएबल एनर्जी के आंकड़े दिए जाते हैं तो साथ में लिखा जाता है लार्ज हाइड्रो पावर को मिलाकर। ये लिखा जाता है अलग से, लार्ज हाइड्रो पावर को मिलाकर। इट मींस नॉन फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। और नॉन फॉसिल फ्यूल का योगदान लगभग 45% के आसपास है, क्योंकि फॉसिल का योगदान 55% है। तो ये हमने जान लिया विद्यार्थियों। अब आइए इसके बाद अब आप आगे देखेंगे इस प्रश्न को, इसमें क्या बात लिखी हुई है। गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। गैर पारंपरिक में भारत 3रे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में भारत 3रे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन विंड पावर में भारत 4थे स्थान पर है, ये भी सही है। पूरे विश्व में विंड पावर में 4था स्थान है भारत का। इस समय सोलर पावर में हमारी कुल स्थापित क्षमता लगभग 82,000 मेगावाट आवर है और विंड पावर की क्षमता लगभग 46,000 मेगावाट आवर है। ये विंड पावर की क्षमता है हमारी। तो इसमें सोलर में हम 3रे स्थान पर हैं और विंड पावर में हम 4थे स्थान पर हैं। ओवरऑल रिन्यूअल में हम 3रे स्थान पर हैं। तो ये 3 शुरू के जो वाक्य हैं बिल्कुल सही हैं। चौथा वाला कथन गलत है, क्योंकि भारत इस समय 3रे स्थान पर है इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। इसके बाद विद्यार्थियों अगला प्रश्न आता है, आप देखेंगे अगले प्रश्न पे, कुल स्थापित क्षमता के संबंध में असत्य कथन चुनिए। अब जो चीज मैंने आपको बताई उसी पर आधारित है। जीवाश्म ईंधन स्रोत का योगदान 55% है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म का योगदान 55%, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान एलपीजी, एलएचपी, लार्ज हाइड्रो पावर सहित 43% है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2% न्यूक्लियर एनर्जी है। इसमें न्यूक्लियर नहीं जोड़ेंगे ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा में न्यूक्लियर नहीं आती, न्यूक्लियर अलग प्रकार है। इसीलिए 55 में से अब कितना बचा, 45। तो 45 में से 2% न्यूक्लियर है। अब 2% 45 में से न्यूक्लियर है तो बचा 43। तो ये सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर हुआ।
98% हो गया ना, 55 और 43, अब बचा 2%, वो न्यूक्लियर है। वो न्यूक्लियर एनर्जी ना तो रिन्यूएबल में आती ना नॉन रिन्यूएबल में आती, वो एक अलग पार्ट है, उसको दोनों में काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 2% है, ये भी सही है, हो गया टोटल 100%। महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है किस मामले में? टोटल ऊर्जा उत्पादन के मामले में। इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं है विद्यार्थियों, इसको आप नोट कर लेंगे कि महाराष्ट्र राज्य कुल ऊर्जा उत्पादन के मामले में, कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में या उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो ये गलत है। नंबर 1 पर पहले महाराष्ट्र हुआ करता था कुछ समय पहले, अभी पिछले 6 महीने में 7 महीने में गुजरात ने प्रथम स्थान ले लिया है। इस समय गुजरात हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 53,000 मेगावाट है, इसलिए गुजरात नंबर 1 पर है। और महाराष्ट्र 47,000 मेगावाट आवर के हिसाब से दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए ये वाला प्रश्न कि ये महाराष्ट्र प्रथम पर है, यही गलत जवाब है। तो इसका सही सवाल पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो ये असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य कथन है। कुल ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक उपभोग किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन का मैक्सिमम उपयोग विद्यार्थियों इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। इंडस्ट्री में 41% उत्पादन होता है। ऊर्जा उत्पादन में इंडस्ट्री का योगदान 41% है। इंडस्ट्री 41% के साथ नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर घरेलू 26% उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर है लगभग 18% के साथ, और फोर्थ नंबर पर वाणिज्य है लगभग 8.5% के साथ। ये इनका क्रम याद रखेंगे आप कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा उपयोग इंडस्ट्री करती है 41% के साथ। सेकंड नंबर पर घरेलू बिजली है। कॉमर्स में जो बिजली आती है, जैसे हमारे जितने शॉपिंग मॉल हैं, दुकानें हैं, शोरूम हैं, ये सब कॉमर्स में आते हैं। उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो वाणिज्यिक कहलाती है। जितने भी संस्थान इंस्टीट्यूशन चलते हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, ये कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इनका योगदान इतना है। और 5वें नंबर पर ट्रैक्शन, हमारी रेलगाड़ियाँ जो चल रही हैं भारत में, इंडियन रेलवे, ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग से ही चलती है। लगभग 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ कर लेती है। इस तरह से ये इनका क्रम होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान कितना है? यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि हिंदुस्तान में जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसका 24% भाग उसके 2 भागों में बांट दीजिए। एक गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। 2 भागों में बांट दीजिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर के 2 भाग होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों का ही योगदान इस समय 24% है। 24% इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और 24% विद्यार्थियों बना रही है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। दोनों का 24-24 योगदान है। प्राइवेट सेक्टर का योगदान कितना हुआ? 52%, यानी लगभग आधी इलेक्ट्रिसिटी निजी क्षेत्र द्वारा जनरेट की जा रही है। तो सही आंसर कौन सा हुआ? 1/2। निजी क्षेत्र में आधा इलेक्ट्रिसिटी निजी क्षेत्र बनाता है और आधी इलेक्ट्रिसिटी सरकारी सेक्टर में बन रही है। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की कुल कैप्टिव पावर स्थापित क्षमता कितनी है? अब यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी बला है कैप्टिव पावर। विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है, यूटिलिटी पावर और कैप्टिव पावर। 2 प्रकार की, यूटिलिटी और कैप्टिव, 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्यार्थियों, बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है यूटिलिटी पावर और दूसरी होती है कैप्टिव पावर। दोनों में क्या फ़र्क होता है ये जानेंगे हम। यूटिलिटी पावर मतलब वो पावर जो ग्रिड से सप्लाई होती है और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार उसे चालू या बंद नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब है सप्लाई जब ग्रिड से आती है तो वो सबको प्राप्त होती है और सभी लोगों द्वारा उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी उस इलेक्ट्रिसिटी को ले सके और कभी भी वो मना कर सके, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप
यूज़ करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर समय आपके यहाँ रहेगी। मतलब आप जब चाहोगे तब उसे यूज़ तो कर सकोगे, लेकिन ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्वयं के ही निजी उपयोग में ही लाई जाती है, जैसे इंडस्ट्री द्वारा छोटे छोटे प्लांट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट तक के प्लांट, बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्री हैं हमारी, उनके द्वारा खुद ऐसे प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तैयार किए जाते हैं, ताकि वो अपनी डेली रोज़मर्रा का इमरजेंसी वाली इलेक्ट्रिसिटी को इमरजेंसी में प्राप्त कर सकें। अगर ग्रिड फेल हो जाए तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके महंगे महंगे उपकरण ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो एसी में ही रहते हैं। ऐसी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह ही नहीं सकती। इसीलिए ऐसी कंपनियों द्वारा अपनी खुद की ऊर्जा स्टेशन स्थापित किए जाते हैं अपने ही प्रांगण में। तो उस ऊर्जा का प्रयोग वो अपने लिए करते हैं, उसका प्रयोग सामान्य जनता नहीं करती। ऐसी ऊर्जा को कहा जाता है कैप्टिव पावर। तो हिंदुस्तान की जो टोटल कैपेसिटी है, मैंने अभी आपको बताई, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,42,000 मेगावाट ये है यूटिलिटी पावर, और कैप्टिव पावर है इस समय हमारी कैप्टिव पावर जो टोटल क्षमता है वो 78,000 मेगावाट की है। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 5,20,000। 5,20,000 मेगावाट आवर ये हमारी कुल क्षमता है, यूटिलिटी पावर और कैप्टिव पावर दोनों को मिलाकर। लेकिन चूंकि ये पावर का बात अक्सर इसलिए नहीं की जाती क्योंकि ये केवल इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा ही यूज़ किया जाता है इस पावर को। हाँ, उनके पास अगर एक्सेसिव होती है तो वो जरूर ग्रिड को बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब उन्हें ज़्यादा जरूरत पड़े तो वो ले सकें अपनी वापस, या फिर उन्हें पैसा दे दिया जाता है। ये ठीक वैसे ही होती है जैसे आप सोलर पावर प्लांट अपने घर में लगाना चाहो। तो सोलर पावर प्लांट में यही है कि जितनी ऊर्जा आप यूज़ कर रहे हो आप यूज़ करें, एक्सेसिव है तो आप ग्रिड को दे दें, सप्लाई करना, सरकार आपसे खरीद लेती है। ठीक वैसे ही कैप्टिव पावर होता है। लेकिन आमतौर पर कैप्टिव पावर जो उत्पादन होता है वो ये लोग यूज़ कर ही लेते हैं। रात में स्ट्रीट लाइट पूरे कैंपस में इन्हें यूज़ करना है, चूँकि इनके कैंपस कोई छोटे मोटे नहीं होते। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती हैं तो सैकड़ों एकड़ में इंडस्ट्री लगती है। उतने भाग को अगर इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो ये अपनी इसी कैप्टिव पावर का इस्तेमाल करके उस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये कहलाती है कैप्टिव पावर। तो विद्यार्थियों, कैप्टिव पावर का संबंध सीधे किससे है? इंडस्ट्री से। तो वर्तमान में हिंदुस्तान की कैप्टिव पावर कैपेसिटी 78,000 मेगावाट है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? विद्यार्थियों, सर्वाधिक ऊर्जा क्षमता के साथ इस समय गुजरात, सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। भारत में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन मैंने अभी बताया 82,000 मेगावाट आवर के हिसाब से भारत इस समय सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो उसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान है राजस्थान का। तो विद्यार्थियों, राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में नंबर 1 पर है, और राजस्थान में ही इस समय भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भादला में स्थापित किया गया है। भादला पावर प्रोजेक्ट जो है, भादला सौर ऊर्जा संयंत्र, ये जोधपुर जिले में है और ये विश्व का सबसे बड़ा है। 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ नंबर 1 पर है भादला। इसकी कुल स्थापित क्षमता है 2245 मेगावाट आवर। ये भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी अगर कोई उत्पादित करता है तो वो राजस्थान है। देखिए विद्यार्थियों, कहना बहुत आसान है और समझना भी बहुत आसान है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोलर पावर अगर भारत के किसी हिस्से को मिलती है तो वो पश्चिमी भाग है भारत का। पश्चिमी भाग सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्राप्त करता है। किस मामले में? क्योंकि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो बहुत गर्म होता है, वहाँ बादल भी नहीं होते, निर्बाध रूप से सोलर पावर मिलती है। भारत का जो दक्षिणी भाग है, यद्यपि वो इक्वेटर के पास में है, लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ बादल बहुत छाए रहते हैं और समुद्र के किनारे है तो सम जलवायु बनी रहती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता समुद्र के कारण। यही कारण है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जहाँ राजस्थान और गुजरात हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित किए गए। तो सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी राजस्थान में स्थापित हो चुका है। ये लगभग 14,000 एकड़ में फैला हुआ है और ये 14,000 एकड़ में है सोलर पावर के साथ। तो सोलर पावर में पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा गुजरात का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता इस समय गुजरात की है। गुजरात की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग तमिलनाडु को अभी बीट किया है कुछ ही महीनों में। पहले तमिलनाडु नंबर 1 पर हुआ करता था। तमिलनाडु में ही भारत का सबसे बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। कन्याकुमारी में मुप्पंडल नामक ये सबसे बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट है, मुप्पंडल। विद्यार्थियों, मुप्पंडल कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। इसकी स्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है। 1500 मेगावाट आवर के हिसाब से ये नंबर 1 पर है। तो मुप्पंडल अगर परीक्षा में आए सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है। लेकिन सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। गुजरात की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 10,500 मेगावाट है, 10,800 के आसपास है, और तमिलनाडु की 10,350 है। इसलिए अब तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर गुजरात है। लेकिन सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में ही है। विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ आपको और स्पष्ट कर देता हूँ कि पवन ऊर्जा संयंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑन शोर और ऑफ शोर। ऑन शोर माने होता है समुद्र का किनारा, यानी पार्थिव क्षेत्रों में। ऑफ शोर का मतलब होता है समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर पवन चक्कियां लगाकर जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो उसे ऑफ शोर विंड पावर कहते हैं। समुद्र के बाहर किनारे पर अपेक्षाकृत ऊंचे उस स्थानों पर जहां ज़्यादा हवा आती है वहां स्थापित किया जाए तो उसे ऑन शोर कहते हैं। यहाँ एक चीज़ और याद रखने योग्य है कि पवन ऊर्जा उन्हीं स्थानों में स्थापित की जाती है, पवन ऊर्जा संयंत्र, जहां पवन की मिनिमम स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर हो। ये पवन ऊर्जा उत्पादन की शर्त है। 15 किलोमीटर पर आवर से कम अगर हवा की स्पीड होगी तो ऐसी हवा पवन ऊर्जा उत्पादन नहीं कर पाएगी। ये मिनिमम कैपेसिटी है, इतनी होनी चाहिए। अगर मील में पूछी जाए तो 9.6 माइल पर आवर ये स्पीड हो जाएगी मील में, इतनी माइल में या मील में। और ये किलोमीटर में, इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इतना विंड पावर, विंड की स्पीड होना जरूरी है विंड पावर जनरेशन के लिए। तो इस प्रकार ऑन शोर और ऑफ शोर आपको समझ में आ गई होंगी विद्यार्थियों। तो भारत में जो मुप्पंडल में जो प्लांट स्थापित किया गया है वो कौन सा प्लांट है, ऑन शोर या ऑफ शोर? एक बार आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऑन शोर है। ऑन शोर है यानी तमिलनाडु के तटों पर, किनारों पर स्थापित है, वो समुद्र के अंदर नहीं है। तो ऑन शोर हो सकता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा तो मैं फिर बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमने देखा कि पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ गुजरात नंबर 1 पर है। तो ऑन शोर और ऑफ शोर भी आप लोगों ने समझ लिए, दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। ये 4 ऑप्शन दिए, इनको मैच करना है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की, अगर एक ही संयंत्र में बात करें तो कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी है। लगभग उसकी क्षमता 1900 या 2000 मेगावाट के आसपास है। ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना नदी पर स्थापित है। लेकिन अगर हम एक ही जगह पर न होकर एक ही इसके आसपास की यूनिट को सबको जोड़कर बोलें तो इसमें टिहरी बांध परियोजना वो नंबर 1 पे आ जाती है। उसकी शायद स्थापित क्षमता 2200 मेगावाट के आसपास है। तो इस तरह से टिहरी या भाखरा नंगल दोनों में से कोई एक होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर ये पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो आप कोयना ही लगाएंगे जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अभी आपको बताया, सोलर पावर प्लांट राजस्थान में सही है। महाराष्ट्र सही है सबसे बड़ी जल विद्युत के हिसाब से, सौर ऊर्जा के हिसाब से राजस्थान सही है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जैव ऊर्जा संयंत्र पंजाब में है। सबसे बड़ा जैव ऊर्जा संयंत्र पंजाब में, ये भी सही है। जैव ऊर्जा के मामले में पंजाब नंबर 1 पर है। पंजाब की अगर भारत में कुल जैव ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो लगभग 10,000 साढ़े 10,000 जैव ऊर्जा उत्पादन क्षमता है भारत की, जिसमें से मैक्सिमम पंजाब में आती है। तो पंजाब में ही सबसे बड़ा जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 क्रम से ही हैं, 1, 2, 3, 4 ये इसका सही आंसर हो गया विद्यार्थी।
नेक्स्ट है ये इंग्लिश वर्जन है। जल विद्युत परियोजना जिसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसकी स्थापित क्षमता, अभी मैंने जस्ट बात की। जल विद्युत परियोजना जिसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। गैर पारंपरिक और पारंपरिक मैंने दो आपको बताई। तो अगर गैर पारंपरिक और पारंपरिक की हम बात करें तो यहाँ गैर पारंपरिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने पढ़ा था कि 25 मेगावाट से कम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाले संयंत्रों को ही हम रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट करते हैं। तो यहाँ लिखा है 25 मेगावाट से अधिक, ये हो गया लार्ज पावर प्रोजेक्ट। 25 मेगावाट के बराबर, ये सही है। 25 मेगावाट से कम, ये भी सही है। आंसर हुआ बी और सी दोनों, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ विद्यार्थियों आपको? क्यों आंसर ये वाला सही हुआ? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आते हैं, और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो क्षमता होती है वो 25 मेगावाट के बराबर या इससे कम होती है। इससे ज़्यादा हो गई तो फिर लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो इसलिए सही आंसर हो गया बी और सी दोनों। वर्तमान में भारत में बिजली का वार्षिक उत्पादन होता है लगभग, वर्तमान में भारत में बिजली का वार्षिक उत्पादन अभी बताया आपको कितना होता है, 17 लाख गीगावाट के आसपास। ये सही है, ये इतना उत्पादन है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4,42,000 मेगावाट आवर। लेकिन अगर पूरे साल भर में इससे उत्पन्न की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी तो कितनी उत्पन्न होगी? 17 लाख गीगावाट। हाँ, अगर कैप्टिव पावर को मिला लिया जाए तो लगभग 20 लाख गीगावाट हो जाती है। कैप्टिव पावर को अभी मैंने बताया था आपको, 4,42,000 के साथ साथ कैप्टिव पावर भी 78,000 मेगावाट आवर है। अगर उससे उत्पादित होने वाली ऊर्जा को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 20 लाख गीगावाट भारत की कुल उत्पादन क्षमता है। उत्पादन होना अलग बात है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होना अलग बात है, दोनों में अंतर होता है। इसके बाद अगला है प्रश्न, भारत के कुल बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान कितना है? तो विद्यार्थियों अब यहाँ देखिएगा, पहले बोला था कि कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कोयले का योगदान, तो वो था 49%। कुल इंस्टॉल्ड में कोयले का योगदान था 49%। कुल फॉसिल फ्यूल का योगदान था 55%, जिसमें से कोयला अकेला 49% पे था। लेकिन विभिन्न संयंत्रों से जब एनर्जी उत्पन्न की जाती है तो कोयले का योगदान 73% है। यानी भारत की कोयला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 49% है, जो कुल उत्पादन में 73% योगदान देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं इनकी उत्पादन क्षमता कम होती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन उत्पादन क्षमता इनकी बहुत कम होती है। ये अपनी फुल उत्पादन क्षमता से काम नहीं, अभी मैंने आपको बताया भारत में जो एवरेज है वो 11 घंटे का आता है। तो अगर कोयले का निकालोगे तो इसका एवरेज लगभग बैठता है 15 घंटे के आसपास, 15-16 घंटे इसका एवरेज है। लेकिन अगर आप सोलर पावर, विंड पावर का निकालोगे तो इनका एवरेज आता है मुश्किल से 5 घंटे, 6 घंटे इनका एवरेज मुश्किल से आता है। इसीलिए सबको मिला के क्यूमुलेटिव एवरेज 11 घंटे का आता है। कोयले से लंबे समय, अधिक समय के लिए ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, अधिक समय तक। कोयले के संयंत्र ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं साल भर में, लेकिन पवन ऊर्जा, सोलर प्लांट ये साल भर में कम समय ही काम कर पाते हैं। मैक्सिमम समय ये अपनी जो जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका बहुत कम क्षमता से काम करते हैं। अगर बारिश का सीज़न आ गया, सूर्य के दर्शन ही नहीं हो रहे, अगर सूर्य के दर्शन नहीं होंगे कई दिनों तक तो सोलर पावर प्लांट अपनी क्षमता के साथ कैसे चल पाएंगे? यही कारण है कि सोलर पावर प्लांट बारिश में फेल हो जाते हैं। सर्दियों में सूर्य का प्रकाश तिरछा होता है तो पूरी क्षमता से सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए सोलर पावर प्लांट पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाते। तो सोलर पावर प्लांट केवल गर्मियों में अच्छे से काम कर पाते हैं। इसी तरह से विंड पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, इनकी विशेषता क्या है? इनको चाहिए तेज हवा। अब तेज हवा कब मिलेगी, कौन से सीजन में मिलेगी? आप जानते हो विद्यार्थियों, हमारे यहाँ तेज हवाएं बहुत कम सीजन में ही चलती हैं तेज, और वो भी कहाँ चलती हैं? समुद्र के ऊपर या समुद्र के किनारे, पहाड़ियों पर। और उसमें भी हवाएं जब कई बार लोकल हवाएं आकर टकरा जाती हैं तो हवाएं एक दूसरे को कोलैप्स कर देती हैं और काफ़ी समय तक बिल्कुल, अब जैसे उमस का सीज़न है, उमस जब होती है तो हवाएं चलती नहीं, तभी तो उमस होती है। अगर हवाएं चलेंगी तो उमस होगी ही नहीं। तो भारत में ह्यूमिडिटी का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हवाओं से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का जो ग्राफ है वो भी बहुत कमज़ोर है। यही कारण है कि भारत में
कई कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर अगर रिन्यूएबल एनर्जी से इतने फ़ायदे हैं तो फिर उससे ही हम ऊर्जा क्यों नहीं उत्पन्न कर लेते। तो दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता कम होती है। दूसरा कारण है रिन्यूएबल एनर्जी के संयंत्र को स्थापित करने में पहली बार में बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। ये बात सही है, रेकरिंग खर्च कम है, लेकिन पहली बार में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के पास, अगर किसी व्यक्ति को अपनी घर गृहस्थी चलानी है और उसे बड़े काम करने हैं तो वो किस्तों में काम करना पसंद करता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा बल्क में पैसा नहीं होता। तो भारत भी ऐसा ही देश रहा जहाँ अभी तक ऐसी स्थितियां थी कि उतना खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था। अब भारत की जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए हम सोलर और विंड पावर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। विदेशियों के लिए भी ये सेक्टर खोल दिया गया है, हमने अपने व्यापारियों के लिए भी खोल दिया है। तो इसलिए अब विदेशी FDI बहुत ज़्यादा इस फील्ड में भी आ रहा है और हम लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान में 44% उत्पादन का टारगेट रखा है 2030 तक। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2030 तक 44% रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हमने रखा है कि इतना उत्पादन हम करेंगे। अभी इस समय हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो उत्पादन कर रहे हैं विद्यार्थियों, बहुत कम है, बहुत कम है। लगभग आप समझ लें 73% कोयले से उत्पादन हो रहा है, 2% रिन्यूएबल एनर्जी से 3% होता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2% है, लेकिन उत्पादन करती है 3% टोटल का। तो 3% वो जोड़ दीजिए तो लगभग हो गया 76%। अब लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उनकी क्षमताएं भी हैं कुछ, अगर उसको जोड़ने के बाद तो शेष रिन्यूअल 20% के आसपास आता है, जबकि रिन्यूअल का योगदान 45% है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, लेकिन उत्पादन क्षमता केवल 20% के आसपास है। यही कारण है कि स्थापित क्षमता कम होने के कारण ही उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब चूंकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो धीरे धीरे हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की कुल बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान 73% के साथ नंबर 1 पर है इस समय कोयला। आज भी देश की ऊर्जा बनाने में या ऊर्जा के उत्पादन में कोयले का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 11 प्रश्न कर लिए। 12वां प्रश्न है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन है, सबसे बड़ा भविष्य के ईंधन और भी हैं हाइड्रोजन के अलावा, लेकिन हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। क्योंकि भविष्य के जितने भी ईंधन देखे गए विद्यार्थियों, उनकी या तो उपलब्धता पर्याप्त नहीं है अथवा उनकी क्षमताएं उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे एक कोल बेड मीथेन जो कोयले की खदानों में कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है, उसे कोल बेड मीथेन कहते हैं। तो वहाँ से जो मीथेन निकाली जाएगी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दे सके। इसलिए है भविष्य का ईंधन, भविष्य में उसके मिलने की संभावना है। दूसरा क्लेथरेट, समुद्र के नीचे तलहटी में 200 मीटर की गहराई में समुद्री पानी के प्रेशर के कारण जमीन की तलहटी में पाई जाने वाली मीथेन गैस जो अधिक दबाव पर नीचे दबी हुई होती है, पानी के 4 अणुओं के बीच में पानी के 23 अणुओं के बीच में इसके 4 अणु पाए जाते हैं। ये क्लेथरेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समुद्र के नीचे पाई जाती है। क्लेथरेट भी मीथेन है, मीथेन गैस का ही स्वभाव है जो पानी की निचली परतों में पाई जाती है। तो उससे अब हम सोचें कि उसको निकाल कर हम इतनी ऊर्जा ले लेंगे, नहीं, ऊर्जा है लेकिन निकालने में आसान नहीं है, पैसा बहुत खर्च होगा। इसलिए उसको भविष्य का ईंधन बड़े स्तर पर नहीं कहा जा सकता। फिर किसे कहें। एक आता है हीलियम 3। हीलियम 3 ये ऐसा पदार्थ है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसकी क्षमता इतनी है विद्यार्थियों कि अगर 1 किलोग्राम हीलियम 3 आपको मिल जाए तो आप ज़िंदगी भर अपना वाहन चला सकते हो और फिर भी ख़त्म नहीं होगी, इतनी क्षमता होती है हीलियम 3 में। लेकिन हीलियम 3 पाई कहाँ जाती है, या तो चंद्रमा पर या शनि ग्रह पर। तो सैटर्न प्लानेट पर है या मून पर है। आज मून पर जाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है, इसके पीछे हीलियम 3 बहुत बड़ा कारण है विद्यार्थियों। हीलियम 3 मून पर ही क्यों मिलता है, सैटर्न पर ही क्यों मिलता है, इस संबंध में हम कभी चर्चा करेंगे जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो उस समय हम ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से और व्याख्या करके बताएंगे। अभी आप ये जान लीजिए, हीलियम 3 का मतलब होता है 2He3। हीलियम का जो फार्मूला होता है 2He4 ये होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4 है। जबकि इसका एक समस्थानिक यानी आइसोटोप इसका 2He3, इसको कहते हैं हीलियम का आइसोटोप, जिसे हीलियम 3 कहते हैं। और ये भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन है। लेकिन ये कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। चंद्रमा की धरती से मिट्टी को लाना पड़ेगा, खोद के लगभग 6 से 7 फीट मिट्टी जब खोदोगे तब हीलियम 3 मिलता है चंद्रमा की धरती पर।
उतनी मिट्टी खोद के सैंपल के तौर पर लाई जाएगी, फिर उसमें से हीलियम-3 निष्कर्ष उसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, तब जाके मिलेगी। तो ये बहुत दूर दूर की कौड़ी है। अभी फिलहाल हाइड्रोजन सबसे अच्छा विकल्प है। हाइड्रोजन क्यों अच्छा विकल्प है विद्यार्थियों? हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसकी उपलब्धता, तो स्रोत की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी में मिलती है। H2O में हाइड्रोजन की मात्रा पर्याप्त है और H2O पृथ्वी पर भरा पड़ा है, 71% पानी है। इसलिए हाइड्रोजन का जल स्रोत, तो हाइड्रोजन का जो स्रोत है वो तो बहुत व्यापक है, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट करने में अभी पसीने आ रहे हैं। अभी एक्सट्रैक्शन हाइड्रोजन का 1 किलो हाइड्रोजन को निकालने में जो खर्चा आ रहा है विद्यार्थियों, वो 500 रुपये के आसपास है। और हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है ये भी जान लीजिए आप। 1 किलो हाइड्रोजन में 3 किलोग्राम पेट्रोल के बराबर क्षमता होती है। यानी 3 लीटर पेट्रोल अभी जो आप लेने जाते हो वो लगभग 350 रुपये का आता है। 350 रुपये, 300 350 का 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। और अगर 1 किलो हाइड्रोजन आप लाओगे तो 500 या 450 रुपये की आती है। लेकिन 450 की हाइड्रोजन 1 किलो वो 3 लीटर पेट्रोल के बराबर है। लेकिन अभी भी नुकसान तो 150 रुपये का है ना, तो कौन अपना नुकसान करेगा? 150 रुपये महंगी पड़ रही है हाइड्रोजन। इसीलिए इसका निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है हाइड्रोजन के निष्कर्षण के लिए। और मुकेश अंबानी ने कहा भी है, प्रॉमिस किया है अपने पिता की भांति। जैसे उनके पिता ने कभी कहा था कि हम एक दिन बात करना इतना सस्ता कर देंगे कि 1 पैसे में 1 सेकंड आपकी बात हो सकेगी। तो आज तो उससे भी सस्ता हो गया हिंदुस्तान में मोबाइल। इसी तरह से मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम हाइड्रोजन को 1 किलो हाइड्रोजन की कीमत 100 रुपये तक ले आएंगे, इतना कम करेंगे। और जिस दिन ये हो गया तो फिर फॉसिल फ्यूल कोई नहीं खरीदेगा, हर वाहन में हाइड्रोजन डाली जाएगी। और हाइड्रोजन से जब वाहन चलेंगे तो ये पर्यावरण फ्रेंडली है, एक इकोसिस्टम भी हमारा सुरक्षित रहेगा, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा और वाहन की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर आज 1 किलो हाइड्रोजन आप लेकर चलेंगे तो वो 3 लीटर पेट्रोल का, अगर आपकी कार का एवरेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर चलेगी 1 किलो हाइड्रोजन में आपकी कार। इसलिए ये भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन है। बस अभी प्रॉब्लम कहाँ है? इस सवाल का जवाब देखिए आप कि सामान्य ईंधन की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा दक्षता होने के कारण ये भविष्य का ईंधन है। ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण मित्र होने के कारण भविष्य का ईंधन है, बिल्कुल सही है। तीसरी बात पे आप ध्यान देंगे, आसान उपलब्धता होने के कारण। अगर उपलब्धता आसान होती तो फिर सब लोग इसी को डालते ना। मैंने अभी कहा कि स्रोत की उपलब्धता तो है, लेकिन उससे एक्सट्रैक्शन में दिक्कत है। तो अभी हम ये कहेंगे कि आसान उपलब्धता स्रोत के मामले में है, लेकिन आप सोचो कि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी हाइड्रोजन कहीं भी, तो अभी ऐसा नहीं है। तो ये वाला नहीं है। तो सही आंसर होगा क्या? 1 और 2 दोनों। क्लियर हुआ? बाकी हाइड्रोजन का स्रोत तो पानी में, कहीं भी आपके घर में जो पानी है उसमें हाइड्रोजन है पर्याप्त मात्रा में। कितनी हाइड्रोजन है ये भी आप समझ लीजिए। H2O होता है इसका अणुसूत्र। H2O यानी 1 मोल अगर H2O लेंगे तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो टोटल 18 में से 2 ग्राम, इट मीन्स 2/18। इट मीन्स 1:2/18, 2 भाग 18 में से 2 भाग हाइड्रोजन है। तो हम क्या कहेंगे? 1:9। इट मीन्स हम कहेंगे, अगर इससे काट दिया जाए, अगर मैं कहूँ कि 2 को इससे काट दिया जाए तो 1:8। 1:8 यानी हाइड्रोजन 1 भाग और ऑक्सीजन 8 भाग, ये दोनों पानी में मिक्स होते हैं। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन को निकालने के लिए विद्युत अपघटन की प्रोसेस अपनाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही ये काम कर सकते हो, और इस प्रोसेस में अभी पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो जैसा मैंने कहा, अभी लगभग 450 रुपये की पड़ रही है 1 किलो हाइड्रोजन। आगे चलकर यही हाइड्रोजन सस्ती हो जाएगी और आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। फिर जगह जगह आप हाइड्रोजन के ही पेट्रोल पंप पे हाइड्रोजन के पंप देखेंगे आप। और उसके बाद फिर दुनिया के लिए फॉसिल फ्यूल दूर की कौड़ी हो जाएंगे। फिर सभी लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होने वाला है विद्यार्थियों? मिडिल ईस्ट के देशों के लिए बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। आज ये देश जितने ज़्यादा गौरवान्वित होते हैं पैसा के साथ, बड़े बड़े रईस और शेख हैं, ये सारे भिखारी होने वाले हैं आगे चलकर, क्योंकि इनके पास उत्पादन के लिए ना तो कृषि है, बंजर भूमि है, ले दे के तेल है। तेल के विकल्प ढूंढ लिए जाएंगे तो फिर इनकी साख फिर कहाँ बचेगी? आगे चल के ये तेल केवल 125 साल के बचे हैं। टोटल भंडार ही 125 साल के हैं। जिस दिन 125 साल पूरे हो जाएंगे तेल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और विकल्प इसलिए सब ने ढूंढना शुरू कर दिए। तो आगे चल के तेल के दाम सस्ते होने वाले हैं, महंगे नहीं होंगे, सस्ते होंगे। जैसे जैसे ऊर्जा स्रोत आते जाएंगे, नए नए वैकल्पिक स्रोत आते जाएंगे, ये तेल के भाव गिरते चले जाएंगे। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो वो भी एक ऊर्जा मिल गई हमको।
तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से बैटरी को चार्ज करके इस समय हम केमिकल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक भविष्य का ईंधन है। तो ऐसे भविष्य के ईंधन बहुत सारे हैं जिनका हम वैकल्पिक तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे सफल हाइड्रोजन है। इसलिए भविष्य का ईंधन आए तो हाइड्रोजन ही आप लगाइएगा। इसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को बनाने में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी अगर आपने फॉसिल फ्यूल के रूप में प्राप्त की तो फिर प्राप्त होने वाली हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा भी रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसी हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके उत्पादित की जाती है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। वही वास्तव में सही हाइड्रोजन है जो भविष्य में सब लोग देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में। तो क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये सारे 12 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। इन सभी प्रश्नों का बहुत ही उपयोग है और परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार किएगा विद्यार्थियों। शायद है कि आपसे अब आगे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखा करो ताकि हमें ऐसा लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद।